गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उसके अबेटमेंट अपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से यह एक्ट बनाया गया है। जो वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 बना था उसके तुरंत बाद ही इस एक्ट को बनाया गया है 1981 में, और इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण भारत में है। इसके जो मुख्य उद्देश्य है वह निम्न प्रकार से है। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि वायु प्रदूषण का निवारण करना, नियंत्रण करना और उसका अपशमन करना। इसके अलावा बोर्ड्स का गठन करना, एक बोर्ड सेंटर में होगा और एक बोर्ड स्टेट में होगा, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं उनके द्वारा लिए जाएंगे ताकि जो उद्देश्य हैं इस एक्ट के वो पूरे किए जा सकें। इस प्रकार से जो इन बोर्ड्स हैं उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह एयर पोल्यूशन को कंट्रोल रखने के लिए देश के अंदर, ताकि एयर पोल्यूशन कंट्रोल रहे देश में, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं या रेगुलेशन के लिए जो स्टेप्स उनको उठाने हैं तो उनको इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं कि ताकि वो अपना काम कर सकें। इस एक्ट के अंतर्गत 54 सेक्शंस हैं और 7 इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 2 और 3 के अंतर्गत जो बोर्ड बनाए गए हैं उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा गया है। वहीं चैप्टर 4 के अंतर्गत विभिन्न तरह के मानक पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, और चैप्टर 6 के अंतर्गत जो पेनल्टीज है उनका प्रावधान है। अगर कोई इस एक्ट का पालन नहीं करता है, उसका कंप्लायंस नहीं करता है, तो उसमें पेनल्टीज का भी प्रावधान है। नाउ कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें दी गई हैं। सेक्शन 2A में दी गई है एयर पोल्यूटेंट किसे कहा गया है। वायु प्रदूषक से वायुमंडल में ऐसी सांद्रता में विद्यमान कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ, वह इसमें शोर भी शामिल है, जो मानव, अन्य प्राणी, वनस्पति या संपत्ति के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है, वह एयर पोल्यूटेंट कहलाएगा। तो आपको यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो नॉइस है उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। नाउ एयर पोल्यूशन को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2B में। तो प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। थर्ड है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, सेक्शन 19 के अंतर्गत दिया हुआ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया क्या होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट बोर्ड वह किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकता है, और इस प्रकार के एरिया में वो कुछ भी ऑल्टर कर सकता है, ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है, लेकिन ये सब काम वह करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट बोर्ड। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फ्यूल या नॉन फ्यूल के बर्निंग के जलाने के लिए बिल्कुल यहाँ प्रोहिबिटेड रहेगा, और केवल अप्रूव फ्यूल को छोड़कर आप यहाँ पर कुछ भी बर्न नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एरिया है, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया है, इस एरिया में कोई भी इंडस्ट्री को स्थापित नहीं कर सकता बिना स्टेट बोर्ड के परमिशन के। यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। अगर कोई इसकी पालना नहीं करता इस एक्ट की तो उसको पेनल्टी का प्रावधान है और कम से कम 1.5 साल की सजा उसको हो सकती है। नाउ सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट हम देखते हैं कि जो सेक्शन 3 है इसके अंतर्गत सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी जो पावर है उनको बताया गया है। तो जो सेंट्रल और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपने पावर जो दी गई है उनका वह पालन करें और बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के वह अपना कार्य करें। तो इसके अंतर्गत सेंट्रल और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको अपने कार्यों को करने के लिए, प्रयोग करने के लिए जो शक्तियां हैं उनका पालन वह करेंगे और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। सेक्शन 4 के अंतर्गत जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिस स्टेट में है वही मॉनिटर करेगा किसको, एयर पोल्यूशन को। अर्थात किसी स्टेट के अंदर अगर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो उसकी जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करे।
तो जहाँ पर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहलाएगा। जहाँ पर जिस स्टेट में अगर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं है तो वहाँ पर एक नया बोर्ड स्थापित किया जाएगा। नाउ सेक्शन 16, इसके अंतर्गत जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है उसके कार्यों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। उनकी क्या क्या कार्य होंगे, तो जो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड जो बनाया गया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसका काम होगा कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे जो एयर और एयर पोल्यूशन से संबंधित होंगी। इसके अलावा एडवाइस एंड सपोर्ट द स्टेट बोर्ड्स इन कैरिंग आउट देयर फंक्शंस। इसके अलावा एयर पोल्यूशन से संबंधित जो रिसर्च है वह सेंट्रल बोर्ड के द्वारा की जाएंगी, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा। इसके अलावा जन जागरूकता के जो कार्यक्रम होंगे, वो मास जन जागरूकता के कार्यक्रम करवाना, लोगों के अंतर्गत अवेयरनेस फैलाना, इंफॉर्मेशन देना लोगों के बीच में एयर और एयर पोल्यूशन से संबंधित। इसके अलावा प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स, जो व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों के लिए ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करवाना, यह भी इसका काम होगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी को चेक करने के स्टैंडर्ड्स का निर्धारित करना भी इस बोर्ड का काम होगा। सेक्शन 17, सेक्शन जो 17 है, जिस तरह से सेंट्रल में जो बोर्ड स्थापित किया गया है उसी तरह से स्टेट में भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका काम भी है एडवाइस देना स्टेट गवर्नमेंट को जो एयर और एयर पोल्यूशन से संबंधित होगा। साथ में ही सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन करना और प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स। इसके अलावा जो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज हैं वहां पर जाकर समय समय पर वहां पर इंस्पेक्शन करना। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी उद्योग या उद्योगों की कोई इकाई हो जो स्टेट में चल रही हैं तो वह कितनी फीजिबल है, अर्थात उनके द्वारा स्टैंडर्ड से ज़्यादा अगर प्रदूषण तो नहीं फैलाया जा रहा है, तो इस सब की सूचना भी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट बोर्ड देता है। सेक्शन 19 के अंतर्गत जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको अथॉरिटी है कि वह किसी भी ऐसी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकता है, लेकिन उसको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी सीपीसीबी अर्थात जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे उसको कंसल्टेशन लेने के बाद उसको अथॉरिटी है कि वह किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सके। तो यह इसका प्रावधान सेक्शन 19 के अंतर्गत है। सेक्शन 21, सेक्शन 21 के अंतर्गत कोई भी पर्सन या एंटाइटी कोई भी है वह इंडस्ट्री की स्थापना बिना किसी परमिशन के नहीं कर सकती, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड से, उसके बाद ही वह इंडस्ट्री की स्थापना कर सकता है। सेक्शन 22 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति या कोई इंडस्ट्री एमिट करता है एयर पोल्यूटेंट्स को जो मानकों से ज़्यादा है, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, सेट किए गए हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा और उससे ज़्यादा है, तो इसमें जो बोर्ड है वह कोर्ट जा सकता है और इस तरह के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उनको वह रोक सकता है। तो सेक्शन 22 में यह प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 26 के अंतर्गत जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका जो ऑफिस उसमें जो लगे हुए अधिकारी हैं वह किसी भी इंडस्ट्री की चिमनी या डक्ट को चेक कर सकते हैं, वहां से सैंपल ले सकते हैं और उनको टेस्ट के लिए लैब में भेज सकते हैं। नाउ सेक्शन 28, इस सेक्शन के अंतर्गत जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा वह स्टेट एयर लेबोरेटरीज की स्थापना कर सकता है, नया भी वह स्थापित कर सकता है। इसके अलावा अगर पूर्व में कोई लेब है उसको भी स्टेट एयर लेब के रूप में तैयार करवा सकता है। इस लेब में यही काम होगा कि जो सैंपल्स लिए गए हैं, जो क्वालिटी चेक के लिए लिए गए हैं, वह सैंपल्स इस लेब में आएंगे और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। ये निर्धारित किया जाएगा कि इसमें जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा क्या है, जो निर्धारित मानक है उनसे इनकी तुलना की जाएगी।
सेक्शन 37, इसके अंतर्गत पेनल्टीज का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अगर सेक्शन 21 और 22 का अगर पालन नहीं करता है तो उसको 1 ईयर और या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा जेल 6 साल तक भी बढ़ सकती है और साथ में फाइन भी लग सकता है। इसके अतिरिक्त 25,000 की पेनल्टी भी उसको लग सकती है। अगर उसके बाद भी नियमों की पालना नहीं होती है तो 1 साल और भी उसकी जेल बढ़ सकती है और इसके अलावा 2 साल की जेल और यह जेल 7 साल तक भी बढ़ सकती है विद फाइन। तो इस प्रकार से जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई इंडस्ट्री अगर उन मानकों का पालन नहीं करती है तो उसके लिए सेक्शन 37 के अंतर्गत पेनल्टीज का प्रावधान दिया हुआ है। अब किन किन एक्ट्स को पेनल्टीज के अंतर्गत लिया जाएगा तो वह 38 सेक्शन 38 में दर्शाया गया है। तो बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी भी स्तंभ, खंबे या खूंटे को किसी सूचना को या किसी अन्य पदार्थ को अगर नष्ट किया जा रहा है या वहां से हटाया जा रहा है या क्षति पहुंचाई जा रही है तो उसमें पेनल्टी लगेगी। दूसरा, बोर्ड के अंतर्गत जो व्यक्ति काम कर रहे हैं अगर उनको काम से रोका जाता है और उनकी शक्तियों को रोका जाता है, उनको परफॉर्म नहीं करने दिया जाता है फंक्शन, तो भी पेनल्टी का प्रावधान है। इसके अलावा बोर्ड के कार्यों और उसकी प्रॉपर्टी को अगर क्षति पहुंचाता है कोई तो भी इसमें पेनल्टीज का प्रावधान है। इसके अलावा बोर्ड अगर किसी व्यक्ति से कोई जानकारी अगर मांगता है और अगर संबंधित जानकारी नहीं दी जाती तब भी पेनल्टीज का प्रावधान है। तो 38 के अंतर्गत निम्न कार्यों से संबंधित कार्य जो किए जा रहे हैं उनसे संबंधित पेनल्टीज इसमें दी गई हैं 38 के अंतर्गत। नाउ 39 जो सेक्शन 39 है इसके अंतर्गत पेनल्टी है किसके लिए, अगर इस एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया है इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको 3 मंथ की उसको जेल हो सकती है, साथ में उसको फाइन भी लग सकता है या जेल और फाइन दोनों साथ भी लग सकते हैं। इस प्रकार से इस एक्ट की अगर कोई अनुपालना नहीं करता है तो इस सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग पेनल्टीज का प्रावधान दिया हुआ है। तो सेक्शन 37, 38 एंड 39 के अंतर्गत पेनल्टीज का प्रावधान है अगर कोई इस एक्ट का पालन नहीं करता है। आशा है आज का लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।